वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। फाइन प्लीज पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया था, लेकिन लेट्स टेक अप अगेन। थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था, दोबारा टेकअप करने के लिए पूरा रीड कर लेते हैं। एवरी पर्सन who is liable to pay tax but fails to pay tax within the period prescribed shall, for the period for which tax remains unpaid, pay on his own interest 18%. Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a period and declared in the return for the said period furnished after due date, accordance with provisions section 39, shall be levied on the portion of tax that is paid through cash ledger. Interest shall be credited from the day succeeding the day. यहाँ तक तो डिस्कस करके फिनिश कर लिया था। थर्ड पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब रीड कर लेते हैं। वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। पहले जब इसको अवेल करते थे वहाँ से इंटरेस्ट लगता था, अब जिस दिन यूटिलाइज करेंगे वहाँ से लगेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज 18% per annum as per notification number this. Interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization. ये अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। पहले होता था फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग, अब क्या आ गया? फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। इसको अंडरलाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। आपने क्रेडिट लेजर में लिया है 10 लाख, कोई बात नहीं, जिस दिन उसको यूज़ करोगे वहाँ से इंटरेस्ट लेंगे। ऑफ सच रोंगली अवेल्ड इनपुट एज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, जिस दिन आप वापस करोगे वहाँ तक। इनपुट एज क्रेडिट रोंगली अवेल्ड शिल बी कंस्टिट्यूट टू हैव बीन यूटिलाइज्ड, किस दिन यूटिलाइज माना जाएगा? जिस दिन आप GST और 3B भरोगे, क्योंकि यूज उसी दिन होता है जब 3B भरते हैं। 14 तारीख को यूज़ नहीं होता, 20 तारीख को यूज़ होता है। When the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input as credit wrongly availed, and the extent of such utilization input as credit shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below. 10 लाख था, आपने 4 लाख यूज़ किया तो 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, सारे बिल लगेगा। तो ये अंडरस्टूड बातें हैं जो लिखी हुई हैं, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही मीनिंग है। तो वो बातें बार बार लिखी हुई हैं, तो मतलब की बात छोटी सी थी। अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन किस दिन मानी जाती है? जिस दिन हमने रिटर्न भरी है 3B, और रिटर्न अगर हमने ड्यू डेट के बाद भरी है तो ड्यू डेट माना जाएगा, क्योंकि उस पीरियड का इंटरेस्ट फिर रह जाता है। जो मैंने लास्ट में एग्जांपल आपको दिया था वो पार्ट ये लिखा हुआ, डेट ऑन विच रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ डेबिट ऑफ इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर व्हेन द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट एज क्रेडिट ओनली अवेल्ड। तो एक बार अच्छे से रीड कर लो, एक्सप्लेन मैंने पहले भी कर दिया था, मैं दोबारा भी कर दूंगा। एक बार अच्छे से पहले रीड कर लीजिए आप क्या लिखा हुआ। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था दोबारा देख लीजिएगा। जुलाई 23 2B रिसीव हो गया 14 अगस्त को, करेक्ट? कब मिलता है? अगले महीने की 14 तारीख को। 8 लाख का ITC बीच में आ गया है, लेकिन सामान हमारे पास जो आया ना फैक्ट्री में या इनवाइस, वो 6 लाख की आई है, 2 लाख की नहीं आई है। तो हमें 2 लाख का ITC लेना नहीं है, हमें 6 का ही लेना है। चाहे गवर्नमेंट कह रही है 8 का नहीं लेंगे, हम लेंगे तो गलत माना जाएगा, रोंगली अवेल्ड। अब रोंगली अवेल्ड यानी 2 लाख रोंगली अवेल्ड है, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले था जिस दिन आपने अवेल किया यहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, अब चेंज कर दिया है, जिस दिन आप इसे यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज ये कब होता है? ये 20 तारीख को होता है। जब 3B भरी जाएगी उस दिन इसका एक्चुअल यूज आएगा, 20 तारीख को, यहाँ से माना जाएगा यूटिलाइज। अब यहाँ से आपने लाइबिलिटी थी आपकी 12 लाख की, आपने पूरा 8 एडजस्ट करके 4 लाख का पेमेंट कर दिया, तो 2 लाख का रोंगली अवेल्ड बीच के अंदर आ गया। करेक्ट और नॉट? 12 में से 6 यूज़ करके 6 देना था, 12 में से 8 यूज़ करके 4 दे दिया, तो रोंगली अवेल्ड कितना हुआ? 2 लाख। फिर ये हमने वापस कर दिया 28/8 को, तो गवर्नमेंट सेज आप इस 2 लाख के ऊपर 8 दिन का इंटरेस्ट दे दो। रोंगली यूटिलाइज्ड ऑन 20 एंड रिवर्स्ड ऑन 28/8, 8 दिन का इंटरेस्ट दे दो। करेक्ट और नॉट? कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है। अब ये रिटर्न मैंने 20 तारीख को भरी नहीं, मैंने रिटर्न ही 28 तारीख को भरी है, 20 को भरी नहीं, रिटर्न 28 को भरी है। तो इसका मतलब रिटर्न जब मैंने 28 को भरी है तो जो इंटरेस्ट मैंने दिया होगा
तो कितने अमाउंट पे दिया होगा? 12 माइनस 8, 4 लाख पे, ठीक है। तो गो से 4 लाख पे तो आपने ठीक है दे दिया, लेकिन ये जो 2 लाख रोंगली अवेल्ड था वो किधर गया? 12 माइनस 8, 4 पे तो दे दिया, वो तो आपने रेट किया। 2 लाख रोंगली यूटिलाइज किधर गया? तो इस केस में यूटिलाइज जो है 28 तारीख को नहीं 20 तारीख को ही माना जाएगा अगेन, जो रोंगली अवेल्ड है, और 8 दिन का 2 लाख पे इंटरेस्ट आपको और देना है। ये जो सेंटेंस है, ये एग्जैक्ट सेंटेंस मैं रीड कर रहा हूँ, कौन सा सेंटेंस है ये? पॉइंट 2 का ए पार्ट है, पॉइंट 2 का ए पार्ट, द डेट ऑन विच द रिटर्न ड्यू इज टू बी फर्निश्ड ऑन 39। अगर आप टाइम पे भर दोगे तो उस दिन यूटिलाइज माना जाएगा। डेट ऑन विच रिटर्न ड्यू टू बी फर्निश्ड फॉर द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न विच इज अर्लियर। और अगर आप रिटर्न लेट भरोगे तो जो ड्यू डेट है ये यूटिलाइज उस दिन माना जाएगा। यानी 2 लाख रुपये आपने 28 तारीख को यूज़ नहीं किया, 20 तारीख को यूज़ किया है, इस 2 लाख का 8 दिन का इंटरेस्ट वो दे दो। यानी मेन लाइन यही वाली है। इसी को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल और थ्योरी दोनों को रीड करना पड़ेगा पूरा स्ट्रेस करके सीरियसली, तो बात समझ में आएगी। कोई सोचे इतना आसान है, मैं ऐसे बैठे बैठे देख देख के सीख जाऊँगा, तो इतना आसान नहीं है ये। यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। उतना ही दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा जितना मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब रीड करके देखो। देखो फिर दोबारा देखो, मैंने 28 तारीख को पेमेंट किया 4 लाख का, तो मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ जी मैंने आईटीसी 8 लाख कब यूज़ किया? 28 तारीख को। मैं तो 28 को यूज़ किया, जिस दिन यूज़ किया उसके आगे का इंटरेस्ट दूंगा। कौन से? नहीं, यू आर मिस्टेकन। अगर आप रिटर्न लेट भरते हो तो आईटीसी का अमाउंट आपने इस दिन यूज़ नहीं किया, जो ड्यू डेट है उस दिन यूज़ किया। द ड्यू डेट और द एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने ड्यू डेट को ही रिटर्न भर दी है फिर आपने उस दिन यूज़ किया, जो पहले एग्जांपल लिया हमने। अगर आपने रिटर्न लेट भरी है तो आप कहोगे जी ये 8 लाख मैंने 28 तारीख को ही तो यूज़ किया है, 12 में से 8 यूज़ करके 4 दे दिया, तो जो रोंगली यूटिलाइज का इंटरेस्ट किस बात का? मुझसे नहीं, यू आर मिस्टेकन। हम क्या कह रहे हैं, जो ड्यू डेट है और जो एक्चुअल डेट है विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सी? 20 तारीख। तो ये 2 लाख रोंगली अवेल्ड 20 तारीख को माना जाएगा। इस 2 लाख का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये है 2 का ए पार्ट, मेन पार्ट यही है। बाकी 50(3) में कुछ नहीं है, बाकी सब फालतू का रेपिटेशन लिखा हुआ है, देख लो अब रीड करके। जब तक सीरियसली स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये बात दिमाग में नहीं घुसेगी। जब तक आप अपने आप मीनिंग निकालना नहीं सीखोगे नहीं समझ पाओगे। अपने में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लिखा हुआ है हम पढ़ के मीनिंग निकाल लें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये फीलिंग आपके दिल में होनी चाहिए। बहुत एंड में जाके थोड़ी सी हेल्प टीचर की लेनी है, वरना नहीं लेनी है। तो जिस स्टूडेंट की ये फीलिंग है वो हमेशा कामयाब रहेगा, हर सब्जेक्ट में कामयाब रहेगा, फाइनल में भी, रियल लाइफ में भी। जब तक ये फीलिंग दिल में नहीं आएगी कि वी आर कॉम्पिटेंट टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, प्रॉपर मीनिंग हम निकाल लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। 15 बार पढ़ेंगे, मीनिंग निकाल लेंगे। जो बिना पढ़े बिना सोचे समझे सोच रहे हैं पूछ के काम चला लेंगे, वो ज़िंदगी भर पूछते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हैबिट बन जाती है पूछने की, उनकी पूरी लाइफ पूछ पूछ के निकल जाती है, उनकी हैबिट बन जाती है। तो हैबिट मत बनाओ, अपने में कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाओ। किसी की हेल्प ज़िंदगी में नहीं लेनी, असूल बनाओ। कोई बताए भी तो मत पूछो क्या नहीं हमें पता है, हम अपने आप मीनिंग निकाल लेंगे। थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़े तो ले लो। दोबारा बताऊं, देखो 2B में आ गया 14 तारीख को 8 लाख, उनसे 2B में आ गया, इसका मतलब ये नहीं तुम ले ही लोगे। हमने तो अपनी तरफ से ओके किया, तुम अपनी तरफ से ओके करो। हाँ, हम अपनी तरफ से ओके कैसे करें? आपके पास इनवाइस आई है? नहीं, इनवाइस तो नहीं आई, फिर टेस्टेड किस बात का? सामान आया, सामान तो नहीं आया, फिर टेस्टेड किस बात का? जब आपके पास 2 लाख का सामान नहीं आया, इनवाइस नहीं आई, टेस्टेड नहीं लेना, लिया तो रोंगली अवेल्ड। करेक्ट, व्हाट इज रोंगली अवेल्ड?
जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, हमारे पास आया था, हमने नहीं लिया, लिया होता तो रोंगली अवेल्ड। चलो पहले इंटरेस्ट हम यहाँ से लेते थे, जब तक वापस करोगे तब तक। चलो अब यहाँ से ले लेंगे जिस दिन आप यूटिलाइज करोगे, 20 तारीख को रिटर्न होगी 20 तारीख को। लेकिन अगर आपने रिटर्न लेट भरी तो ये मत समझना कि 2 लाख यूटिलाइज यहाँ है, 2 लाख यूटिलाइज यहाँ है, क्योंकि आप डिफरेंस पे पे करोगे। 2 लाख अनयूटिलाइज वाला, जो 2 लाख रोंगली अवेल्ड वाला है, वो भी बीच में एडजस्ट होता है। तो आप 4 लाख पे इंटरेस्ट तो आपने दे दिया, बनता आपका 6 लाख है, क्योंकि 12 माइनस 6 6 बनता है। आपने 4 निकाल दिया, 2 किधर गया, 2 का इंटरेस्ट निकालो। तो रोंगली यूटिलाइज कब माना जाएगा? डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग और द ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। बस ये कंप्लीट मीनिंग है। अब आप पूरा दोबारा फिर पढ़ दो, पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर लो सारा। ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर आया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है। देखिए आपका सीए कंप्लीट हो गया, उसके बाद हर रोज नोटिफिकेशन आएंगे, नए नए एक्ट आएंगे, अमेंडमेंट आएगी। कौन समझाएगा आपको? बताओ जरा, कौन समझाएगा? वो आपको अपने आप ही समझना पड़ेगा, अपने आप मीनिंग निकालने पड़ेंगे। 1 बार 2 बार 50 बार कई बार रीड करना पड़ता है तो मीनिंग समझ में आता है। तो जिसमें तो ये स्टेमिना है वो तो कामयाब है, जिसमें स्टेमिना नहीं है उसके बाद क्या करोगे सीए बन के? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारे उल्टे सीधे मीनिंग निकाल के इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने रख दोगे, वो उसको रिजेक्ट कर देगा, गलत है गलत है गलत है गलत है। तो वो प्रैक्टिस सबसे स्टार्ट करनी है, यहाँ से टू ए गुड एक्सटेंड मीनिंग अपने आप निकालनी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप रीड करो, अपने आप रीड करके मीनिंग निकालने। कुछ बच्चों को लगता है रीड करके समझ में नहीं आ रहा, मतलब यू आर अनफिट, इस लाइन के लिए यू आर अनफिट। इस लाइन में तो वही आएगा जो बुक में लिखे हुए एक एक सेंटेंस वर्ड से लड़ेगा, पढ़ेगा नहीं, लड़ेगा। लड़ना सीखो, ठीक है? पढ़ो दोबारा लड़ाई करना सीखो, हाथों से नहीं, दिमाग से। अच्छा डाउट देखो, अब यहाँ तक डाउट बोलो, अब बोलो डाउट। पहले डाइजेस्ट करना है कंसेप्ट को, खाने की बात नहीं कर रहा मैं, कंसेप्ट को डाइजेस्ट करना है। जब डाइजेस्ट हो जाए फिर इंटरप्रिटेशन करके फिर अच्छा सा एक क्वेश्चन बनाना है, फिर पूछना है, सारी क्लास देखती रह जाए क्या क्वेश्चन है, अब मुझे भी जवाब दे के मज़ा आ जाए क्या क्वेश्चन है भाई। ऐसा ना हो मैं कहूँ कि यार ये क्या क्वेश्चन है और सारी क्लास कहे क्या क्वेश्चन है। फ़र्क है ना दोनों बातों में, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पूछो अब, बताओ खुशी क्या क्वेश्चन पूछोगी तुम? कुछ नहीं, जो 50 ब्रैकेट 3 में लिखा है ना, वो एक ही सेंटेंस लिखा है कि जिस दिन आप यूटिलाइज करोगे ना कि अवेल करोगे। यूटिलाइज किस दिन माना जाएगा? जिस दिन रिटर्न 3B भरोगे, और अगर आप लेट हो गए तो जिस दिन एक्चुअल भरा और जो ड्यू डेट विच इज अर्लियर उस दिन यूटिलाइज माना जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। तो आई थिंक समझ गए आप इतनी बात तो। हाँ जी, कॉन्स्ट्रू वर्ड, कॉन्स्ट्रू तो इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश को इम्प्रूव करो ना थोड़ी। जो फाउंडेशन में इंग्लिश इसलिए तो पढ़ाई थी। कॉन्स्ट्रू का मीनिंग कौन बताएगा भाई क्लास में? CONSTRUE, कॉन्स्ट्रू। बताओ अनुष्का। मान लिया जाए, समझ लिया जाए, कॉमन सा वर्ड है। इसलिए इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज हमेशा अच्छी करनी पड़ेगी आपको, वरना आप जब लिखोगे ना प्लेंट इनकम टैक्स ऑफिसर को, कुछ का कुछ लिख डालोगे, कहा कुछ समझा कुछ। इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, युवराज सिंह, वो कह रहे थे हम क्रिकेटर गए, बताया था ना एक क्लास में। तो फिर ऐसा हो जाता है, मीनिंग पता नहीं क्या निकल जाता है, और हर रोज़ होता है। कुछ भी रीड करो हर रोज़ उसमें मिलता है मुझे तो, अरे ये क्या लिखा है यार, इसका ये मीनिंग क्या होता है। तो वो तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा साथ साथ। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए ना, घर जाके लिस्ट बना के गूगल पे देखो, 10-15 वर्ड डेली सीखो, न्यूज़पेपर से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, 10 वर्ड कम से कम डेली नहीं सीख लो, तभी बनेगी बात, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है। कंस्ट्रू मीन्स मीनिंग, इट मीन्स, इट कंस्ट्रूज मीन्स इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे मान लो। करेक्ट। आप बताओ पेज 100 तक हो गया हमारा सारा, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में एंट्री कहाँ से आती है? सारे बच्चों की आवाज़ आनी चाहिए, 5-6 बच्चे बोलते हैं, बाकी सब आराम कर रहे होते हैं। लाइबिलिटी लेजर में एंट्री कहाँ से आती है? लास्ट में स्टूडेंट तुमने कुछ नहीं बोला, तुम्हें पता ही नहीं मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, तुम कुछ और ढूंढ रहे हो या देख रहे हो। ठीक है, लाइबिलिटी लेजर में। और लाइबिलिटी लेजर में क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार हम रीड कर लेते हैं। फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर एक्ट में ना कहीं तो इसको रजिस्टर लिख दिया और कहीं लेजर लिख दिया। रजिस्टर थोड़ा है, ये तो लेजर है, इसमें डेबिट क्रेडिट कॉलम है, बैलेंस का कॉलम है, तो रजिस्टर थोड़ा हुआ। तो एनीवे उन्होंने मिक्स करके लिखा है, बेटर है कि हम लेजर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, शैल बी मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल, लाइबिलिटी पे जीएसटी शैल बी डेबिटेड टू दिस लेजर। डेबिट वाली बात मैंने पहले बता दी थी ना आपको, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है डिपार्टमेंट का एसेट है। ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय हिम सच लाइबिलिटी कैन बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब जैसे लाइबिलिटी है मेरी 10 लाख की, मेरे क्रेडिट लेजर में 10 लाख का बैलेंस है, मैं क्रेडिट लेजर से पे कर दूँ, मैं कैश क्यों पे करूँगा? मान लो क्रेडिट लेजर में 6 लाख, सो 4 लाख कैश लेजर से पे कर दूँगा। द अमाउंट पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और द अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10, एनी अमाउंट पेबल टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो, अगर टैक्स पे करना है तो क्रेडिट लेजर से हो सकता है, इंटरेस्ट कभी क्रेडिट लेजर से नहीं होगा, वो कैश में ही देना पड़ेगा। पेनल्टी कभी क्रेडिट लेजर से नहीं होगी। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। सिर्फ टैक्स इससे होता है, और कंबशन डीलर का क्रेडिट लेजर होता ही नहीं है सेक्शन 10 वाले का, तो हमेशा कैश में ही पे करेगा। तो ये एक सेंटेंस रीड करके देख लो पहले, इसी का एग्जाम्पल है। गिव्स लिमिटेड एज बैलेंस ऑफ 10 लाख in credit ledger and company has to pay interest penalty 50,000. In this case it cannot be restricted from credit ledger, rather it has to be paid in cash. एक बार रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ मीनिंग से। देखो, मेरे क्रेडिट लेजर में टैक्स का अमाउंट है 10 लाख, ठीक है, लाइबिलिटी लेजर में, क्रेडिट में नहीं लाइबिलिटी में, और क्रेडिट में बैलेंस है 12 लाख रुपए का। तो क्या मुझे कैश की पेमेंट करने की जरूरत है? सारा क्रेडिट लेजर से पे हो जाएगा। मान लो इसमें है 8 लाख, तो 2 लाख कैश, एक तो ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो अंडरस्टूड है। अब चेंज करो, ये 12 लाख है और मैंने 20 तारीख को पेमेंट नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं की, पेमेंट या रिटर्न आ रही है 30 तारीख को, तो 10 दिन का इंटरेस्ट भी आएगा। तो इंटरेस्ट हमें नहीं कैलकुलेट करना होता, इंटरेस्ट यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। मान लो 10 जा रहा है, और जिस दिन हम भरने लगेंगे ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेजर अपडेट होके, ये लाइबिलिटी लेजर अपडेट होके आ जाएगा। जितना आपका इंटरेस्ट है, इतनी आपकी पेनल्टी है, इतना आपका ये, इतना आपका वो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके होता है, हमें नहीं करना कैलकुलेट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 लाख 10,000 ही तो हुआ, और 12 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, मैं इसका सारा इसमें से पेमेंट कर देता हूँ, करेक्ट और नॉट? तो गो से नहीं, देखो ये वाला आप इससे एडजस्ट नहीं कर सकते, ये टैक्स का क्रेडिट मिलता है और टैक्स आपको पे करना है, ये आपस में एडजस्ट होते हैं। जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ये इससे एडजस्ट नहीं होती। तो ये क्वेश्चन कई बार छोटा सा एग्जाम में आता है। 1 person want to pay interest or penalty through credit ledger, whether allowed or not allowed। एक तो ये लिखा हुआ है। एक कंपोजिशन डीलर, आप बताइए कंपोजिशन डीलर को टैक्स क्रेडिट मिलता है कि नहीं? आईटीसी कंपोजिशन डीलर को, कंपोजिशन डीलर को आईटीसी मिलता है कि नहीं? कितने समय लगता है? नहीं मिलता। कितने समय लगता है? मिलता है। यस, नहीं मिलता, कोई डाउट नहीं। तो जो वो पेमेंट करेगा किससे करेगा? तो कैश लेजर से करेगा। तो अंडरस्टूड पार्ट है, बस रीड करके देख लो।
अब देखिए अगला एग्जाम्पल, ABC में टेकन सर्विस एक्सपेंस लिमिटेड 10 लाख प्लस GST 1 lakh, but tax is payable and reverse charge. ABC has balance in credit ledger 10 lakh. In this case, ABC Limited has to pay 1 lakh in cash. It cannot be adjusted from balance in the credit ledger because it is input tax, and ABC Limited shall be allowed IT. So 1 lakh and balance in the credit ledger shall be 11 lakh. ITs can be adjusted in payment of tax, not input tax. एक बार ये भी रीड कर लीजिएगा. देखो अब इसका मीनिंग, मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस है 10 लाख और मैंने सर्विस लिया है इंडिया के बाहर से, उस पर टैक्स पे करना 1 लाख का. तो बताओ इसमें रिवर्स चार्ज लगता है कि फॉरवर्ड चार्ज लगता है? कितने समय लगता है रिवर्स चार्ज और कितने समय लगता है फॉरवर्ड चार्ज? मैंने सर्विस लिया है इंडिया के बाहर से. ये एग्जांपल पहले मैंने 2-3 बार दिया हुआ है ना. तो आर्किटेक्ट वाला, तो जिसने सर्विसेज इंडिया में लिया इंडिया के बाहर से, उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? कितना समय लगता है रिवर्स चार्ज, कितना समय लगता है फॉरवर्ड चार्ज? चलो ये तो बात क्लियर होगी. ठीक है, तो 1 लाख पेमेंट करना है, तो मैंने कहा मेरे क्रेडिट लेजर में 10 लाख है, ठीक है पे हो जाएगा, बात खत्म हुई. 9 लाख मेरा क्रेडिट बैलेंस रह गया, क्रेडिट लेजर का बैलेंस रह गया. करेक्ट और नॉट? 1 लाख का मैंने टैक्स देना है रिवर्स चार्ज में, 10 लाख का मेरा क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, 10 लाख मैंने लेना भी है. तो एक एडजस्ट कर लो, बाकी बैलेंस 9 रह गया. करेक्ट और नॉट? भाई 10 लाख मैंने लेना है और 1 लाख मैंने देना है, एडजस्ट हो गया, 9 लाख रह गया. करेक्ट और नॉट? तो गवर्नमेंट कह रही है, वैसे तो बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है. टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? ये बैलेंस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, दिस इज योर इनपुट टैक्स. टेक्निकली स्पीकिंग क्रेडिट लेजर का बैलेंस इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, लेकिन ये आउटपुट नहीं है, इनपुट है. मान लो रिवर्स चार्ज नहीं होता तो आप क्या करते? तो भी तो 1 लाख का पेमेंट करते. तो अब ये पेमेंट डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को करो, ये कैश पेमेंट करना पड़ेगा. और करने के बाद 1 लाख का बैलेंस हो, एक क्रेडिट और ले लो, क्रेडिट आपका आ गया 11 लाख का. फिर कभी आउटपुट टैक्स होगा तो एडजस्ट कर लेना, बात एक ही बनेगी, नेट इम्पैक्ट एक ही है. भाई एक तो 10 में से 1 लेस कर लेते, दूसरा 1 लाख और पे कर दिया, 10 तो आपका था ही, 1 पे किया, 1 और जोड़ दो, 11 लाख हो गया. तो ये ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज का अगर टैक्स पेबल है वो इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता. और इनपुट टैक्स को क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं कर सकते, आउटपुट को कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को करके इसका क्रेडिट और ले लेंगे, और फिर कभी आउटपुट आएगा तो एडजस्ट कर लेंगे. तो ये बात, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ऊपर भी ये बात थोड़ी सी लिखी हुई है रिवर्स चार्ज वाली, और एग्जाम्पल ये है. पूरी बात एग्जाम्पल समझ में आएगी. अब आप अच्छे से रीड कर लो, फिर जिसको डाउट हो पूछना. एग्जाम्पल को रीड करना पड़ेगा 2 बार 3 बार, अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, उसको बहुत डीपली सीरियसली स्टडी करना है. हाँ जी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट करूं? रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है 1 लाख का, इंडिया के बाहर से मैंने सर्विस लिया है. रिवर्स चार्ज के फॉरवर्ड चार्ज? क्यों? बिकॉज वो पर्सन इंडिया के बाहर है, वो इंडिया की बात नहीं मानेगा, वो लेगा ही नहीं जीएसटी, वो लेगा तो अपने पास रख लेगा, तो उससे रिवर्स चार्ज लगाना पड़ेगा. रिवर्स चार्ज कहाँ लगता है? जहाँ गवर्नमेंट से फॉरवर्ड चार्ज हम नहीं लगा पाते. रिवर्स चार्ज लगभग कितने केस में लगता है? मैंने वो चैप्टर दिखाया था, यहाँ पे है, नज़र लगाई थी ना, रिवर्स चार्ज के चैप्टर में मैंने नज़र लगवाई थी ना, यस और नो? और लगभग कितने थे? 20 के करीब केस थे. ठीक है, वो 20 केस कैसे बने? जिसमें फॉरवर्ड चार्ज लगाने में प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम सब अलग अलग है, सब में ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी में ये, किसी में ये, किसी में वो, किसी में वो, किसी में वो, कोई ना कोई प्रॉब्लम है अलग अलग टाइप की. इसमें ये प्रॉब्लम है अलग टाइप की.
तो 20 के 20 केसेस में अगर रिवर्स चार्ज में पेमेंट करनी है, चाहे क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, किसी काम नहीं आएगा, वो पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी। PMT 06 फॉर्म भरना पड़ेगा और जमा करने के बाद क्रेडिट और मिल जाएगा, बाद में कभी आउटपुट आएगा, एडजस्ट हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन दोबारा रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा रीड कर लो, फिर यहां तक जिसको डाउट है पूछ लो। हाँ भाई, अब जिसको डाउट है बोलो। सिंपल पार्ट, एक सेंटेंस। रिवर्स चार्ज का टैक्स क्रेडिट लेजर से रजिस्टर हो सकता। फिर कैसे होगा? पेमेंट करो, दोबारा क्रेडिट और ले लो, फिर कब रजिस्टर होगा? बाद में जब कभी आउटपुट टैक्स होगा रजिस्टर हो जाएगा। जिसको डाउट है देख लीजिए। पुराना पार्ट हर स्टूडेंट को पूरा याद होना चाहिए, तो अगला समझ में आएगा। पुराना याद नहीं होगा, अगला समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होती चली जाएगी। और बिल्कुल टाइम पे आना है, लेट नहीं आना बिल्कुल भी, और पूरा माइंड लगा के अंडरस्टैंड करना है। जो बच्चे कुछ एग्ज़ाम में रह जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में, तो फ़ोन करके पूछते हैं सर अब हम क्या करें, तो मैं उनको कहता वही करो जो रेगुलर क्लास में मैं बताता रहा हूँ, वही सब कुछ करो, क्योंकि तुमने उस समय ये नहीं किया, इसलिए आज ये दिन आया है। अगर उसी समय क्लास में मेरी बात सुनी होती तो आज ये दिन नहीं आता। इसलिए आपको बता रहा हूँ, अभी से ध्यान दोगे तो वो दिन नहीं आएगा। ध्यान नहीं दोगे भाई, मुझे मेरा तो कुछ नहीं आ रहा, फिर वो दिन आएगा। फिर वो बच्चे पूछते हैं सर टिप्स बता दो। कोई टिप्स नहीं है भाई। दुनिया में सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, कॉन्स्टेंट वर्क। कोई शॉर्टकट दुनिया में है ही नहीं। कोई सोचे मैं टिप्स बना, टिप्स से कुछ नहीं होता। एक ही सिस्टम है, लगातार काम करना है कॉन्स्टेंटली। कोई भी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की, चाहे डॉक्टर की, चाहे इंजीनियर की, चाहे आर्किटेक्ट की, प्रोफेशनल की लाइफ। प्रोफेशनल का मतलब होता है वन हु हैज़ 100% नॉलेज एंड एक्यूरेसी इज प्रोफेशनल। तो 100% कैसे आएगी भाई? कोई बाहर से ला के थोड़ा इंजेक्शन दे देगा 100% का, वो आपके अंदर से आएगी। अंदर से कैसे आएगी? जब मैं बातें बताऊँगा तो आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, देख लेना, पक्का आएगी, ना का मतलब नहीं। तो मैं 10, 15, 20 दिन के बाद एक बार कहता हूँ, फिर मैं 10, 15 दिन चुप रहता हूँ, फिर एक बार कहता हूँ। मैं हम तो कह ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और कहने से जितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि फिर वो स्टेज आती है ना, वो बहुत बुरी स्टेज होती है। 6 महीने काम भी किया, एग्ज़ाम भी पास, दोबारा से फिर सारा स्टार्ट करो, बहुत मुश्किल काम है। फिर दोबारा से टैक्सी बुक्स बदल गई, फिर दूसरी वाली बुक्स लो, फिर अमेंडमेंट ढूंढते रहो, कौन सी कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। इतना कन्फ्यूजन है, पूछो मत। तो पहली बार में जो काम करना है लाइफ में, पहली बार में ही करना है, दूसरी बार का कोई काम नहीं। पहली बार में इतना ध्यान से करना है, बस कोई हमें रोक नहीं सकता, पास। ठीक है, अब देखो लग रहा कोई अगला क्वेश्चन। यहाँ तक पहले किसको डाउट? ठीक है, 100% लगाना है, 99 में काम नहीं चल रहा। 100% लग जाना है, छोड़ना नहीं। टाइम पे भी आना है, बात भी नहीं करनी, पढ़ना भी है, कंसंट्रेशन भी पूरी, और एग्ज़ाम भी पास। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर तो आपको पता ही है, बताया हुआ मैंने। Electronic credit ledger shall be maintained for every registered person on the common portal. Input as credit available to him on the basis of registered which shall be credited to this ledger. Registered person can utilize such credit as provision of 49(5), but it cannot be used for payment of other dues or for payment of any tax and reverse charge। देखो यही बात रिपीट कर दी, जो इधर से था ना वही फिर रिपीट कर दी कि क्रेडिट लेजर को हम अदर ड्यूज क्या होते हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इंटरेस्ट में यूज़ नहीं करने देंगे, या रिवर्स चार्ज के टैक्स में यूज़ नहीं करने देंगे। ठीक है। बैलेंस अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर इन दिस लेजर कैन बी कैरी फॉरवर्ड कर लो अनलिमिटेड। रिफंड 2 केस में मिलता है, एक जीरो रेटेड और एक इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मैंने बता दिया था ना, या नहीं बताया? चलो यहाँ तक देख लो, ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ तक पहले देख लीजिए, जिसको डाउट है बोलो।
हाँ जी बताओ डाउट्स यहाँ तक, इतने पार्ट तक किसी को डाउट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Who can impose restriction on utilization of input as credit available in the electronic ledger? Under what circumstances can restriction be imposed under CGST Rule 17? Rule 86A. The commissioner or officer authorized by him in this behalf not below the rank of assistant commissioner having reason to believe that credit of input as available in the electronic ledger has been fraudulently availed or is ineligible can impose restriction on utilization of ITC in the following cases. The person availing ITC do not possess tax invoice, debit note, other similar document. Person with ITC has availed ITC without receipt of goods services. Supplier has not paid tax to the government. Tax invoice has been issued by a person who is non-existent or is not conducting business from registered place to business. From registered place of business. तुम अब आए हो? The registered person who has availed ITC is non-existent or not conducting business from the registered place. Commissioner or officer authorized by him may withdraw the order passed by him in case he finds it to be bona fide. एक बार रफली रीड कर लीजिएगा, अब डिस्कस करते हैं. देखिए अब इस बात को, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेना है तो कुछ रूल आपको फॉलो करने हैं, कुछ कंडीशन फॉलो करनी है. तो मैंने कहा था 3 सेक्शन में वो दी हुई है, सेक्शन के नंबर बताओ. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी हैं. वो सारी की सारी का एक चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का. तो 3 मेन सेक्शन है उसके. तो वो 3 मेन सेक्शन बताओ कौन से हैं. 3 मेन सेक्शन कौन बताएगा? जयंत बताई थी मैंने. 15 सेक्शन 15 में ज्योति बताओ क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई. वैल्यू ऑफ सप्लाई है. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया? 15 में क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया? ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना 15 में. तो 15 तो कट हो गया. और बोलो, आगे सही बोल रहे थे. 15 के आगे 16 सही है. आगे 17 सही आगे. 18 सही आगे. यही है 16 17 18. देखो इसका एक हिस्सा मैंने करवाया भी तो था आपको, भूल गए? 17 पैकेट 5 ब्लॉक क्रेडिट मोटर कार. उसी समय तो मैंने बताए थे 3 सेक्शन है लेने के लिए. और 17.5 कह रहा है लेना ही नहीं है. हमने जो मर्जी रूल बताए, बस आपको कह दिया नहीं लेना तो नहीं लेना. रूल सारे इनमें दे रखे हैं. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर याद रखना. 3 सेक्शन कौन से? 16, 17, 18. तो 16 सेक्शन कह रहा है कि आपके पास इनवॉइस आई है, सामान आया है, तो आप टैक्स क्रेडिट लो, वरना मत लो. ये तो अभी मैंने करवानी है, मैं तो एडवांस रेट दे रहा हूँ आपको. तो अगर मेरे पास इनवॉइस नहीं आई, सामान नहीं आया, तो मैं टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, चाहे मेरे 2B में वो दिखा दे. करेक्ट. और अगर मैंने लिया तो मैं अभी भी कह रहा था ये रोंगली अवेल्ड की कैटेगरी में चला जाएगा. करेक्ट और नॉट? अभी हमने सेक्शन 50 डिस्कस तो किया है. वो क्या डिस्कस किया था? रोंगली अवेल्ड. क्या था रोंगली अवेल्ड? यही तो मैंने बताया था कि अगर इनवॉइस नहीं आया, सामान नहीं आया, फिर भी ले लिया रोंगली अवेल्ड. किसी भी तरह से नहीं बनता, ले लिया रोंगली अवेल्ड. करेक्ट. ये पार्ट दोबारा फिर आ रहा है. तो गवर्नमेंट सेज या तो इनवॉइस नहीं आई आपके पास, या सामान नहीं आया, या जो आपको इनवॉइस दे रहा है वो पर्सन दुनिया में है ही नहीं, मतलब फेक इनवॉइस, फिक्टिशियस, फ्रॉडुलेंट. वो बंदा है ही नहीं, सामान खरीदा ही नहीं और इनवॉइस बना के आपको दे दी. तो ये सारे के सारे केस किसके हैं? रोंगली अवेल्ड के हैं. करेक्ट और नॉट? रोंगली अवेल्ड के. अब रोंगली अवेल्ड में क्या वे आउट है? पकड़े जाने पर वापस कर दो, या आप अपने आप वापस कर दो. अपने आप वापस करोगे तो विद इंटरेस्ट वापस कर दो, पकड़े जाओगे तो पेनल्टी और लगाएंगे. करेक्ट. अब इसके आगे एक स्टेप. तो लेट्स सी गवर्नमेंट को पता लगा कि इसने रोंगली अवेल किया है और गवर्नमेंट ने उसे नोटिस दे दिया. नोटिस जब देंगे तो टाइम देंगे जी 2 महीने में जवाब दो. फिर वो जवाब आएगा, फिर वो जवाब जाएगा, फिर वो आएगा, सालों लग जाते हैं इसमें. और वो बंदा 50 लाख का गलत टैक्स क्रेडिट लेके बैठा है, तब तक उसने उठा के टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर दिया.
यूज़ कर दिया, नोटिस का जवाब चलता रहा और इसको यूज़ कर दिया। यूज़ करने के बाद कह रहा जी मैंने तो यूज़ कर दिया, मेरे पास तो नहीं है, कर लो रिकवरी, ले लो एक्शन। सालों लग जाएंगे एक्शन लेने में। तो उसे क्या करो, इसको सबसे पहले एक नोटिस दो, इस क्रेडिट को हमने फॉर द टाइम बिंग ब्लॉक कर दिया, आप इसे यूज़ कर नहीं सकते। आपको फैसिलिटी है जीएसटी पोर्टल से फैसिलिटी गायब हो जाएगी, आप इसको यूज़ करोगे यूज़ ही नहीं होगा। पहले हमारी बातों के जवाब दो, पहले सारा मैं फैसला ख़त्म करो, सारा मैटर ख़त्म करो, उसके बाद हम कहेंगे तो ले लेना। तो क्वेश्चन ये है हमारा, किन सर्कमस्टांसिस में कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो एक बार जो क्रेडिट ले चुका है उसको भी रोक दे। तो किन सर्कमस्टांसिस में है, या तो इनवॉइस नहीं है, या सामान नहीं आया, या इनवॉइस इशू करने वाला नहीं है, या टेस्टेड लेने वाला नहीं है। तो ये सारे के सारे केस आपको याद करने हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन में इस पर्टिकुलर क्रेडिट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप इसे यूटिलाइज नहीं करेंगे। और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। इसको एक एक रीजन को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इन सिचुएशन में कमिश्नर एकदम से इसे रोक देगा कि पहले रुक जाओ, पहले हमारी बात का जवाब दो। तो उसे साल भर के अंदर हम फैसला कर देंगे। साल भर निकल गया तो ऑटोमेटिकली आपको रिलीज कर देंगे, आप इसको अवेल कर लो। हम एक साल में आपका फाइनल फैसला करें। अगर हम बीच में लटका के रखेंगे, साल भर निकल गया तो आप इसको यूज़ कर लेना। अब आप आराम से रीड कर लो इसको। देखो एक एक करके ये सब रीड करते हैं। रूल कौन सा है, 86 है। भाई 10 बार बोलोगे तो याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जो अपने मन में 10 बार रिपीट करेगा और ये फैसला कर लेगा मुझे याद करना है, तो याद हो जाएगा। कमिश्नर या फिर कमिश्नर किसी को पावर दे दे तो वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। रेस्ट्रिक्शन किस बात की, यूटिलाइजेशन की, कि जाओ तुम्हें यूज़ नहीं करने देंगे हम, एकदम से इसको रोक देंगे। कारण क्या है, नंबर 1, पर्सन ने IT से ले लिया, इनवॉइस उसके पास है ही नहीं। दूसरा क्या है, इनवॉइस तो है, सामान नहीं आया। तीसरा क्या है, सप्लायर ने झूठी इनवॉइस इशू किया, उसने टैक्स ही गवर्नमेंट को नहीं दिया। चौथा क्या है, जिसने इनवॉइस दिया वो दुनिया में है ही नहीं, यानी फिक्टिशियस, फ्रॉडुलेंट, ना वो बिजनेस करता है, ऐसे इनवॉइस बना बना देता है। जीएसटी के अंदर ये एक अच्छा खासा बिजनेस है ये, झूठी इनवॉइस देने का। अगर आपको ध्यान हो, पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी पहले, याद है किसने पूछा था, किसने पूछा था, रिया ने, जो पीछे से वो आई थी ना। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, कहते मैं क्यों बताऊँ, बाहर तो सीक्रेट है। याद है वो यही वाला था। मार्केट के अंदर झूठी इनवॉइस देने का बड़ा सिस्टम है, और लोगों की हिम्मत देखो कि देखी जाएगी, जो होगा होगा। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन एज अवेल्ड IT से नॉन एक्जिस्टेंट, जिसने IT से लिया है वो ही नहीं है, वो ही कहीं भाग गया IT से लेके। और अब कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर ऑथराइज ऑफिसर ऑथराइज बाई मे विड्रॉ। अगर हम आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे, नहीं आपका तो जेन्युइन केस है, हमें तो गलत फहमी हो गई, चलो हमने ऑर्डर विड्रॉ कर लिया, आप ले लो। इफ़ नो डिसीजन टेकन, ना हम हाँ कह रहे हैं ना हम ना कह रहे हैं, और 1 साल निकल गया, तो ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी मई 23 के एग्जाम में भी था, और देख लो कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। अगर कोई रूल नंबर नहीं लिखेगा, सारी बातें नहीं लिखेगा, तो 5 नंबर कौन देगा। अब आप रीड कर लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा। हाँ जी, अब बोलिए डाउट। देखो फेक इनवॉइस का मैंने क्या बताया था आपको, एक छोटा सा ऑफिस ले लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, बिजनेस कुछ नहीं है, जिसको चाहिए इनवॉइस ले लो, बना बना के देते रहो, ना GSTR 1 भरो, ना पेमेंट करो, ना 3B करो, और ये काम करते रहो, लोग टेस्टेड लेते रहेंगे। तो देखने में ऐसा लग रहा है इतनी हिम्मत किसकी है। न्यूमरस पीपल हैव डन लाइक दिस, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किए, अगर जो आपका सप्लायर है, अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता तो आपको टेस्टेड नहीं मिलेगा। पहले ये कहता था कि जी मैं तो वहाँ से सामान लेके पैसे दे के लाया हूँ, उसने टैक्स नहीं, तो मेरी क्या जिम्मेवारी है।
आप बताइए, मैंने किसी से सामान खरीदा, उसको पैसे दे दिए, उसने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैंने आईटीसी ले लिया, मेरी क्या गलती है? तो उसे नहीं, गलती तुम्हारी भी है। आप उसके बाद जाओ, उसको बोलो टैक्स जमा कराएगा, नहीं तो तुम आईटीसी वापस करो, तुम दोनों मिले हुए आपस में। तो ये पार्ट बीच के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, वो अभी आगे आएगा कि अगर आपने आईटीसी लिया है और आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये चेंज किया। नंबर 2, लोग क्या करते हैं, जैसे एक जीएसटीआर भरनी थी, नहीं भरी, 5-6 नहीं भरी मान लो, फिर बीच में एक भर दी, फिर नहीं भरी, फिर एक भर दी, ताकि पकड़ में ना आए। तो गवर्नमेंट ने क्या चेंज कर दिया, एक जीएसटीआर पेंडिंग है तो दूसरी जीएसटीआर आप नहीं भर सकते, कॉन्स्टेंटली आपको देना पड़ेगा। 3B पेंडिंग है तो भी भर सकते हो, जो चेंज आए थे। प्लस अब रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत मुश्किल है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पूरे इंडिया के अंदर, जैसे वो आधार के बायोमेट्रिक्स के सेंटर थे, पूरे इंडिया में बना दिए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को वहाँ जाना पड़ेगा। डाउट होने पर इसका ऑफिस आगे चेक करेंगे, इसमें सामान बेच भी रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो फेक इनवाइस अब काफ़ी कम हो गई है, लेकिन पहले बड़ी कॉमन थी। ये मीनिंग, अब आप रीड कर लो। हाँ जी, अगर किसी ने फेक इनवॉइस इशू किया है हाँ, और वो जीएसटीआर 1 नहीं भर रहा, तो उसके बेसिस पे जीएसटीआर 1 के बेसिस से 2B बनती है और तभी आपको आईटीसी मिलता है। तो फिर उसको आईटीसी कैसे मिलेगा दूसरे वाले के साथ? देखो ऐसा है ना, जीएसटीआर 1 भर दी लेकिन टैक्स पे नहीं किया, अब तो मिल जाएगा ना। पहले क्या था, पहले सिस्टम कुछ और था। 2B की बजाय पहले होती थी 2A, और 2A के टाइम पे था, अगर बाई चांस आपके 2A में नहीं आया एंड यू आर श्योर आपने पेमेंट किया है, तो 2A में नहीं है तो भी आप ले सकते हो। ये पहले सिस्टम था, आप तो भी ले सकते हो। मुझसे गलती होगी, कोई बात नहीं, आप ले लो, लेने के बाद में ठीक हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म किया, उन्होंने कहा नहीं, अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट इसके अंदर नहीं आ रहा है, मान लो 1 लाख का, पहले था 1 लाख ले लो, अब उन्होंने कहा 20% ले लो, आप 20,000 तक ले सकते हो, 20% ले लो। फिर बदला आप 5% ले सकते हो, फिर बदला आप ले ही नहीं सकते, आज की डेट में आप ले ही नहीं सकते। तो ये सारा उसी की वजह से है। उसमें था कि भाई 2A में नहीं आया, आप ले लो, लेने के बाद जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट कर दो, और उसके बाद आप भी सप्लायर से बात कर लो, हम भी कर लेंगे, आ जाएगा। एक बार आप ले लो, पेमेंट कर दो। फिर बदला नहीं, सारा नहीं लेना, जितना आपका रिपोर्ट नहीं हुआ आपको उसका 20% ले लो। फिर बदला उसका 5% ले लो। फिर बदला आपको लेना ही नहीं है, 2A को हटाओ, 2B ले आए। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट कर दिए हैं 2B के अंदर। हम एक पार्ट वो बताएंगे जिसका लेना है, एक पार्ट वो बताएंगे जिसका नहीं लेना। जैसे मान लो मैंने मोटर कार खरीदी, और मोटर कार खरीद के मैं अपना GSTN नंबर वहाँ दे आया, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, मैंने उठा के टेस्ट ले लिया। गवर्नमेंट ने कहा क्यों लिया, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, मोटर कार का नहीं लेते। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो गवर्नमेंट से इसके अंदर 2 कॉलम आएंगे, उसमें मोटर कार का भी लिखा होगा, उसमें लिखा होगा नॉट अलाउड टू अवेल दिस आईटीसी। अब कैसे लोगे, अब लो, फिर हम तुम्हें कहेंगे साफ सब लिखा, नहीं लेना था फिर क्यों लिया तुमने। ये 2 पार्ट आ गए, एक पार्ट कहेगा अलाउड टू अवेल, एक पार्ट कहेगा नॉट अलाउड टू अवेल। तो सारा उसी सीक्वेंस में है। प्लस फेक इनवाइस वाली बात जब उन्होंने पूछी थी तो मैंने कहा था अब ये बात है तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, तो थोड़ी अब और डिटेल बताता हूँ मैं उसकी। और बहुत तरीके हैं फेक इनवाइस वाले, वो देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको। उसमें सब कुछ आपको जेन्युइन लगेगा और हेरा फेरी है। देखो कैसे, मैंने 1000 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, 20% का दिया जीएसटी, ठीक है, कितना हुआ जीएसटी 20%, 200 लाख, 2 करोड़। फिनिश प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट मेरा बिका ही नहीं, मार्केट में फेल हो गया, करेक्ट। तो आउटपुट टैक्स तो आया ही नहीं मेरा, और टैक्स क्रेडिट मेरे पास है, बोलो मैं क्या करूं इसका। जेन्युइन टैक्स क्रेडिट है, जो मेरे काम नहीं आया, रिफंड मिलता नहीं है, और इधर से मैं इनकम टैक्स में भी लॉस में चला गया। 700 लाख का मेरा इनकम टैक्स में भी लॉस हो गया। अब देखो दूसरी कंपनी XYZ लिमिटेड, इस कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा है, इनका आउटपुट टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने बात की कि तू खाली इनवॉइस हमें इशू कर दे कि तूने सामान हमें भेज दिया, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लगा ले 200 लाख, और इसको एडजस्ट कर ले, तेरी पॉकेट से कुछ नहीं गया, और हम इसका आईटीसी ले लेंगे, हम इसको अवेल कर लेंगे। एक्चुअल सेल परचेज हुई नहीं, इनवॉइस आई है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा जी मैंने सामान बेचा है इनको। सामान कितने में बेचा है, लेट्स सी कि 700 लाख में बेचा है। अब 700 लाख रुपीज़ का अमाउंट ये अपने P&L में और डेबिट करके इनकम टैक्स को, इनकम को 700 लाख से रिड्यूस कर देंगे, उस पर 30% का इनकम टैक्स बच जाएगा और इतना जीएसटी बच जाएगा।
और इसको पेमेंट दिखाएंगे, ये अपने पेमेंट में ले लेंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे तो क्या हुआ, लॉस है, लॉस और प्रॉफिट सेट हो जाएंगे। इनका टैक्स इनकम टैक्स नील, जीएसटी नील, और इनका अच्छा खासा इनकम टैक्स जीएसटी बच गया। एंड गवर्नमेंट से हम क्या करें, ये क्या किया तुम लोगों ने मिलके? जी गलती भाई इसमें यह है कि सामान एक्चुअली नहीं गया, खाली इनवॉइस गई है। भाई सामान भी तो जाए। भाई सामान तो यूजलेस है, किसी काम का नहीं, इसको आग लगानी है या कबाड़े भी बेचेंगे इसको, ठीक है। और खाली इनवॉइस इनको बना दी और दिखा दिया सामान बेचा है। इन्होंने इनको पेमेंट भी दिखा दी, इनकम को रिड्यूस कर लिया, इन्होंने अपनी इनकम में दिखा दिया, लॉस सा सेटअप कर दिया, तो इनकम टैक्स जीरो, जीएसटी जीरो। तो मुझसे रियल सामान कहाँ गया भाई? एक्चुअल तो तब है जब सामान भी बिका हो। और इसी को रोकने के लिए एक अमेंडमेंट और आया है, वो मैं भी बाद में कराऊंगा, ई वे बिल। अगर आपने सुना हो तो कितने स्टूडेंट ने सुना है ई वे बिल, है ना? ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। दो थोड़ा हिंट इसका, ये भी हमारे सिलेबस में है। वो कह रहे हैं कि जब इनसे पूछा कि जी सामान, तो उन्होंने कहा जी सामान तो हमने दे दिया उनको। कब भेजा? भेजा था 6 महीने पहले। इनसे पूछा, उन्होंने कहा जी वो तो कंज्यूम हो गया, रियलिटी में सामान गया ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोई भी सामान भेजेगा, भेजने से पहले जो ट्रक है उसका नंबर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दो, इस नंबर से ये सामान जा रहा है। जब ये स्टार्ट होगा ट्रक, उससे पहले बताओ। और जब आप ये रिपोर्ट कर दोगे तो एक नंबर जनरेट, एक ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा। वो स्पेसिफिक नंबर ड्राइवर अपने साथ लेके चलेगा, रास्ते में उसको रोकेंगे, उससे नंबर पूछेंगे, नंबर पोर्टल से देख के उसमें देखेंगे कितना सामान है, और ट्रक के अंदर चेक करेंगे। अगर सामान नहीं निकला, ट्रक ड्राइवर दोनों पुलिस स्टेशन, सामान की तरह दिखाओ। तो बहुत रिस्की है। बिना सामान के अगर बना दिया, रास्ते में चेक हो गया, क्या करेंगे? तो यानी आप गवर्नमेंट सेज खाली इनवॉइस इज नॉट पॉसिबल। सामान आप जो भेज रहे हो, आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, पहले एडवांस में अपलोड करना पड़ेगा, और रास्ते में इसकी चेकिंग हो सकती है। जीएसटी ऑफिसर रास्ते में से रोक लेगा और रोक के नंबर ले लेगा, नंबर लेके चेक करेगा, अगर सामान नहीं निकला तो ट्रक पुलिस स्टेशन। ई वे बिल वो है चैप्टर हमारा, करना भी थोड़ा सा उसमें से रीड करवाऊँ, रीड करवाता हूँ थोड़ा सा। पेज नंबर 274। ये फॉर्म भरना है सामान की मूवमेंट से पहले, ठीक है। ई वे बिल नंबर आ जाएगा इस पे, ई वे बिल की डेट आ जाएगी, जनरेटर कौन है, वैलिड कब से कब तक है, जो इन्फॉर्मेशन हमने भरनी होती है वो पार्ट ए भरना होता है। पार्ट ए में हम बताएंगे जी मैं सप्लायर हूँ, मेरा ये जीएसटी नंबर है, मैं यहाँ से सामान को भेजूँगा, जिसको भेजूँगा उसका जीएसटी नंबर ये है, ये सामान यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का नंबर मतलब इनवॉइस का नंबर, बिल ऑफ सप्लाई का नंबर, डिलीवरी चालान का नंबर, उसकी डेट क्या है, सामान की वैल्यू कितनी है, सामान का HSN कोड क्या है, सामान क्यों जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में जो ट्रांसपोर्टर है जिसका ट्रक है वो भरेगा, व्हीकल का नंबर क्या है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह वो सब भरे जाएंगे। नीचे नोट्स में देखो, नंबर 1 HSN कोड इन कॉलम A8 shall be indicated at minimum 2 digit level for taxpayer having annual turnover up to 5 crore। ध्यान है जो पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से भरे जाएंगे। 2 digit level for taxpayer having annual turnover up to 5 crore in the preceding financial, 4 digit level for taxpayer। ये जो है ना पुराना सिस्टम था जो हमने रीड किया था, वो नया सिस्टम रीड किया था, तो वो वाला सिस्टम लगेगा। ये पुराने वाला लिखा हुआ है, इसमें डिजिट बदले हुए हैं, ध्यान आ गया होगा ना आपको, 1.5 करोड़ वाला, 5 करोड़ वाला, वो सिस्टम। नंबर 2
डॉक्यूमेंट में किसका नंबर भरना, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चार्ज या बिल ऑफ एंट्री। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में क्या इंडिकेट करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट देता है ना, गुड्स रिसिप्ट नंबर, रेलवे से जा रहा तो रेलवे रिसिप्ट नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लेस ऑफ डिलीवरी इंडिकेट पिन कोड ऑफ द प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिस्पैच इंडिकेट पिन कोड ऑफ द प्लेस ऑफ डिस्पैच। बस ये मेन बातें हैं, बाकी तो जब ये चैप्टर हम करेंगे ना तब डिटेल में करेंगे। रफ हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई सोचे अब मैं फेक इनवॉइस इशू कर दूंगा, सामान की डिलीवरी नहीं दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। और जब ये चैप्टर करेंगे, चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मैंने फॉर्म दिखाया ना आपको, चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है वो भी देख लो कहाँ से स्टार्ट होता है, कितना कुछ इसमें है। पेज 269, पेज 269 में सेक्शन 68 है और रूल इतने सारे हैं। 269 है, 270 है, 271 है, 272 है, 273 है, 274 है, 275 है, 276 है, 277 है, 278 है, 279 है, 280 है, 281 है। फिर 282 पे एग्जाम के क्वेश्चन है, 283 पे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये पार्ट आएगा। अब देखो वो वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, पेज 101 क्वेश्चन 7। अब आप इसको रीड करो और डाउट पूछो इसके। रीड करो मतलब याद करो, रीड का मतलब रीड नहीं होता, रीड का मतलब याद होता है। उसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट को यहाँ बुलाऊंगा जो मुझे सारा यहाँ सुनाएगा रूल 86 से। याद करना, जिसको मैं बुलाऊंगा वो मुझे सुनाएगा यहाँ पे 86 से। पाँच नंबर का नोट इस पे आया हुआ है। 5 नंबर तो तभी मिलेंगे जब पूरा लिखेंगे रूल के साथ। अब देखो इसी तरह से एक और रूल है 86B पेज नंबर 102 पर। हो गया ना याद, ये तो आपको याद हो गया होगा, बाकी बचा हुआ घर में कर लेना। पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 8, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन तो वो भी थी 86A, वो भी रेस्ट्रिक्शन थी, ये भी रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन है, ये अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन है। रजिस्टर सप्लायर कैन यूज मैक्सिमम अप टू 99% ऑफ आईटीसी काट के कर दो आउटपुट टैक्स। " 99% ऑफ आईटीसी लिखा है ना, आईटीसी काट के कर दो आउटपुट टैक्स, ठीक है। टू वर्ड्स की बजाय कर दो फ्रॉम, टू वर्ड्स काट के कर दो फ्रॉम। आउटपुट टैक्स काट के कर दो आईटीसी, आउटपुट टैक्स काट के कर दो आईटीसी, बस और कुछ नहीं करना। रिपीट करूं, आईटीसी काट के क्या किया आउटपुट टैक्स, टू वर्ड्स काट के क्या किया फ्रॉम, आउटपुट टैक्स काट के क्या किया आईटीसी। अब मैं सेंटेंस दोबारा रीड करता हूँ। A registered supplier can use maximum up to 99% of output tax from ITC, but this condition is applicable only for those suppliers whose monthly taxable turnover other than exempt supply and zero rate supply is exceeding 50 lakh। बस इतना ही रीड करना, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए अप्रैल 23 लायबिलिटी लेजर में मेरा आउटपुट टैक्स है 100 लाख का, और आईटीसी भी मान लो मेरे पास है 100 लाख का, ठीक है। तो मुझे बताइए पेमेंट जब मैं करूँगा 20 अगस्त को, तो कैश मुझे कितना डिपॉजिट करना है, 0 है ना, क्योंकि टैक्स रेट तो है 0, ठीक है, नील, ठीक है। बट गोल से नहीं, अब हमने और रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, नया रूल आ गया 86B। आप इसका मैक्सिमम 99% यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, नॉट 100%। तो 99% एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ, 99 लाख। इसका मतलब कम से कम 1% यानी 1 लाख आपको कैश देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन क्यों लगाई, ध्यान करिए, इनकम टैक्स का AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स,
अगर हमारी डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और टैक्स बहुत कम है, डिडक्शन कौन सी 10AA वाली, 35AD वाली, तो टैक्स बहुत कम है, तो उनसे टैक्स इतना कम है, हमने कहा हाँ आपने डिडक्शन दी थी तो उनसे इतना, हमने इतनी डिडक्शन आपको दे दी, दी होगी आपने, तो उनसे ये आपका नील है। क्यों? क्योंकि इतना एडजस्ट हो गया, सारा ही एडजस्ट हो गया, कुछ तो दो हमें। EMT में क्या था कि आपका डिडक्शन मिल रहा है, आपका टैक्स कम हो गया, लेकिन भाई इससे कम नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं, 1% से कम नहीं, कम से कम 1% तो आप, ये कुछ ऐसा ही है मिलता जुलता। पीछे पर्पज़ क्या है, पीछे पर्पज़ ये है गोम से इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये इक्वल हो जाए, हो ही नहीं सकता। हमारा ये ITC आउटपुट टैक्स का हार्डली 5% होता है भाई, किसी का 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि खरीदते हम कम में हैं, बेचते हम ज़्यादा में हैं। आप बताओ ITC ज़्यादा होगा कि आउटपुट? आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा, आउटपुट ITC ज़रा सा होगा। उसे अगर किसी का 70% भी 80% तब भी हमें डाउट है कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। 100% इम्पॉसिबल। तो इसलिए हमें डाउट है, हम 1% पेमेंट करवा के फिर आपकी चेकिंग करेंगे, फिर हम सबको ढूंढेंगे कौन कौन से हैं ये जिनके पास इतना सारा टेस्ट है, ये आया किधर से है, हम इसकी चेकिंग करेंगे। तो वही 86 वाली कहानी ही है, 86B में भी कुछ मिलता जुलता वही प्रॉब्लम है, फेक इनवॉइस वाली, सारी प्रॉब्लम वही है। ठीक है, अगले महीने मई में फिर मेरे पास 100 लाख की आउटपुट है। ठीक है, 1 लाख ये बचा था, 100 का और आ गया 101, तो मैं कितना रजिस्टर कर पाऊंगा? 99। कितना बचा, कितना कैश दूं? 1 लाख, करेक्ट। जून में आ जाओ, फिर 100 लाख, 2 ये बचा हुआ था, 70 अब की बार हो रहा है, 70। ठीक है, तो कितना पेमेंट करूं? करेक्ट, इस बार तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जुलाई में आ जाओ, फिर 100 है, फिर 100 है, कितना पेमेंट करूं? अब गोम से नील। कैसे? वो कह रहे हैं हम क्यूमुलेटिव देखेंगे, टोटल बना 400, ये सारा टोटल कर लेंगे, सारे महीने का क्यूमुलेटिव चेक कर लेंगे, हर महीने का भी चेक करेंगे। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव आपने 4% पे कर दिया, 1 2 3 4, 400 का 4%, 1%। ठीक है, अगर आपने क्यूमुलेटिव बेस पर 1% पे कर दिया, 400 का 1% 4 लाख। अगर आपने यहाँ तक 4 लाख पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 4 लाख तो हम पे कर चुके हैं। देखो, उनसे क्यूमुलेटिव अगर आपने मिला के टोटल आउटपुट टैक्स का 1% अगर क्यूमुलेटिव पे कर दिया, चल जाएगा। यहाँ क्या था, यहाँ पे क्यूमुलेटिव भी 1 लाख ही बन रहा था। अगर मैं ये 1 लाख हटाऊँ, नील बन जाएगा, क्यूमुलेटिव भी 1% ही बन रहा था। तो इंडिविजुअल मंथ देखते जाओ, लेकिन फिर क्यूमुलेटिव भी चेक कर लेंगे। जिस मंथ की हम बात करें वहाँ तक अगर आपने आउटपुट टैक्स का 1% पे कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टेस्ट रेट है आपको यूटिलाइज कर लो। क्योंकि हमें 1% चाहिए था, 400 लाख का 1% 4 लाख, 4 लाख तो पेमेंट आप कर चुके हैं, देख लो 4 लाख तो कर चुके हैं। ये सेंटेंस आगे लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़वाया नहीं है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जरा सेंटेंस रीड कर लेते आइए। ये सेंटेंस है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे देखो, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैड डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी towards output tax through electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1%। अगर मैं चेक करूं जुलाई में, तो आउटपुट टैक्स अब तक बना है 400 लाख, 1% बना 4 लाख। तो अगर आप यहाँ तक 4 लाख का पेमेंट कर चुके हो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक्सेस 1% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली मिला करके अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अभी आप खाली इतना ही रीड करेंगे। एक मैंने ऊपर का पैराग्राफ रीड करवाया, 1.3, बीच के 2 नहीं करवाए और 4th नहीं करवाया, रीड करके देख लो। या तो इस एग्जाम्पल को लिखवा देता हूँ, कहाँ पे लिखोगे? या तो 103 पेज के नीचे जगह खाली है, और या फिर 102 के बॉटम पे भी जगह खाली है। फिर बॉटम पे आएगा नहीं इतना बड़ा एग्जाम्पल, नहीं मैं छोटा करके लिखवाऊंगा इसको,
शॉर्टकट में। चलो आप देख लो, आपको जहाँ ठीक लगे लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ। ABC Limited has output tax liability for April, May, June, July 23, rupees 400 lakhs. Company paid GST through cash ledger up to June 23, रुपीस कितना पे किया है? 30 लाख। देख लो जून तक कितना पे किया, 30 लाख, रुपीस 30 लाख। In the month of July 23, company has output tax rupees 100 lakh and ITC 100 lakh, comma entire ITC can be utilized because more than 1% of total tax, ब्रैकेट में लिख लो 400 लाख इंटू 1% इज इक्वल टू 4 लाख। हम तो 30 लाख दे चुके हैं। Entire ITC can be utilized because more than 1% of the total tax has been paid through cash ledger. Has been paid through cash ledger. पर्टिकुलर मंथ का चेक करेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव भी चेक कर लेंगे। अगर क्यूमुलेटिव पेमेंट होगी 1% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट नंबर 3 है जो हमने रीड किया है। पहले लिख लो, फिर 4 बार पढ़ लो, फिर सोच लो, फिर बताना डाउट। अभी बच्चों को लिखने दे, अभी तो आधे बच्चों ने तो लिखा ही नहीं। देखो, एक तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, और अगर ऊपर वाला भी लिखना है तो फिर आप कॉपी कर लो। ये वाला भी ऐसे फिर आपको हिंट्स में कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लिखवाने में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसको हिंट्स में लिख लो, नोट कर लो अपने अपने हिसाब से। अप्रैल का टैक्स है 100, ITC है 100, यूज हो पाएगा 99, कैश होगा 1 लाख। अपने स्टाइल में लिख लो, या ये भी दोबारा लिख दूँ, लाओ दोबारा लिख देता हूँ। लिख लोगे या लिखूँ मैं? लिख लो। देखो कैसे लिखना है। फालतू की चीज़ें मैं मिटा देता हूँ इसमें से, 99% भी हटा देता हूँ ना। ये भी हटा दूँ 20 तारीख, सब कैसे हटा दूँ? ये जितना हटाने वाला पड़ा है, मतलब मैंने तो उसको क्लीन किया भी, आपको समझ में आ जाए। देखो अप्रैल 23 में आउटपुट है, आउटपुट का वो लिख देता हूँ ऊपर, 100 यूटिलाइज कर पाए हैं 99, कैश में हुआ 1 लाख। ये तो बात खत्म होगी अप्रैल की। मई के महीने में फिर 100
यूटिलाइज किया 99, 1 लाख कैश पेमेंट कर दिया। जून में पीछे से 2 बच के आया, 70 नए आए, 72, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 28 पे कर दिया। जुलाई में 100 सारा एडजस्ट हो गया, क्योंकि क्यूमुलेटिव 1% पे कर चुके हैं। हंड्रेड का 99% कितना बना? तो 99 एडजस्ट हो गया 102 में से, और 1 पे कर दिया, बैलेंस जो 2 बचा ये आ गया। 100 में से 99 एडजस्ट हुआ तो बैलेंस 1 तो देना पड़ेगा ना। 100 माइनस 99 बैलेंस पे करेंगे ना, और यहाँ जो बचा हुआ ये आ गया, कैरी फॉरवर्ड। 100 लाख था, मैक्सिमम 99 एडजस्ट कर सकते हैं, 1 लाख कैश दे दिया। जितना आउटपुट है एडजस्ट कर लो, मैक्सिमम 99%। कुछ तो अपनी जेब से दो, कुछ कितना? 1%। क्यूमुलेटिव चेक कर लेंगे, 1% दे दिया कोई बात नहीं, तो जुलाई में कोई बात नहीं। हाँ जी, ईशा बताओ। अप टू का मतलब क्या होता है भाई? अप टू का मतलब तो सारा होता है ना। अप टू मतलब यहाँ तक, तो यहाँ तक में पिछला तो आएगा ना। अप टू मतलब क्या हुआ? जब हम जुलाई का पेमेंट कर रहे हैं यहाँ तक सारा, तो सारा आएगा ना। यहाँ तक 1% का पेमेंट कर दो बस। जब आप पेमेंट कर रहे हो वहाँ तक सब मिला के 1% पे कर दो। सो 1% पे कर दिया, ठीक है। 1 से भी कम है, नॉट एक्सेप्टेबल, डिफरेंस को आप पे कर दो कैश में। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो वहाँ तक पेमेंट करना है, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट और मुझे बताने हैं, पहले यहाँ तक देख लो। ये बनाया क्यों है रूल? उन लोगों के लिए जिनका टैक्स क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है मतलब डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। AMT किन के लिए बनाया है? जिनके डिडक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है मतलब कुछ गड़बड़ है। तो कंपनीज ने ये कहा था, जब गवर्नमेंट ने AMT बनाया था, उससे पहले मैट बना था कंपनीज के लिए, आप चेक कर लो। उसे चेक करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम मान के चल रहे हैं कि गलत है। मान क्यों रहे हो भाई? आप चेक कर लो। उसे इतने लोगों की चेकिंग कौन करेगा? तो इसलिए रूल बनाया कि एक बार इनकी सबकी लिस्ट बना लो, कौन कौन से लोग हैं ये इतना इतना अवील कर रहे हैं, फिर देखेंगे इनका सब चेक करके क्या बता। ठीक है, बोलो डाउट यहाँ तक। हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे? रुक जाओ, मैं तुम्हारा केस यहाँ लिख रहा हूँ। तुमने सामान खरीदा है, तुम ABC लिमिटेड हो, सामान खरीदा 100 लाख का, इसका इस साल से 30 लाख का ही आउटपुट टैक्स होगा, क्योंकि सारा सामान बेचा नहीं है। 30 लाख का हो गया आउटपुट टैक्स। 30 लाख का हो गया आउटपुट टैक्स। 100 लाख का सामान खरीदा, पहले ये तो बताओ कितना टैक्स दिया आपने इसके ऊपर? मान लो 50 लाख हो गया। 50 लाख का टैक्स दिया 50% के रेट पे। हाईएस्ट रेट पॉसिबल रेट तो 40 है, 50 कहाँ से होगा? और अभी मैक्सिमम लगा हुआ 28, 20 लाख कर देता हूँ ना। 20 लाख तरीके से लगाओ ना, ऐसा किधर टैक्स लगा दिया। चलो फिर सारा सामान नहीं बेचते हैं, बस 20 लाख। चलो आधा, सारा क्या पूछ बोलना कितना बेचा है? आधा बेचा है, ठीक है। उस पर आउटपुट आ गया 10 लाख। अब तो इसके केस में तो हम ये 10 लाख पूरा नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे 99% तक। सपोज पूरे साल में, पूरे महीने में ये डीलिंग रही, तो आउटपुट ये आ गया, ITC आ गया 20, 99% यूज़ कर लो। कितना? 9,90,000। बाकी कैश पेमेंट कर दो। जो बच गया कोई बात नहीं, सामान बचा हुआ है वो भी तो बेचोगे। जब बेचोगे एडजस्ट करें ना, नुकसान क्या है?
उसे जो सामान आपके पास बचा हुआ है वो भी तो बेचोगे। फिर 100 वाला 100 में थोड़ा बेचेंगे। आपने 50 लाख में 50 वाला थोड़ा बेचा होगा, आपने 40 लाख वाला 50 में बेचा होगा। अभी हमारे पास 60 लाख का सामान बचा है, वो 70 में बेचोगे, एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तरह से कैश तो देना ही पड़ेगा हर किसी को, चाहे कितना भी। नहीं, इसमें दे दिया, अगली बार में क्यों देना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव वाले में आ जाएंगे, नहीं देना पड़ेगा अगली बार में। क्यूमुलेटिव इसलिए तो बनाया, अगली बार क्यूमुलेटिव में आ जाएंगे। और गोम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जेन्युइन पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेक वाला फंसेगा। भाई 100 का खरीदा तो मान के चलो 200 का बेचेंगे। 100 का खरीद के 50 का कौन बेचता है? तो दुकान बंद हो जाएगी उसकी। रियलिस्टिक एग्जाम्पल बनाओ ना, आर्टिफिशियल क्यों? भाई दुकानदार 100 का सामान खरीदेगा तो 150 का बेचेगा, वरना तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। रियलिस्टिक एग्जाम्पल बनाओ ना, दुकानदार हमेशा जितने में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा, उसकी टर्नओवर भी ज़्यादा होगी तो वो प्रॉफिट में होगा, तो बंद हो जाएगी दुकान भाई उसकी। तो कुछ भी कहता रहे लेकिन उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अब देखो और कंडीशन बची हुई इसमें, दोबारा से देखो पेज 102। पहले वाला रूल कौन सा था? 86A। ये कौन सा है? 86B। उस पर अलग रेस्ट्रिक्शन है, इस पर अलग रेस्ट्रिक्शन है। रजिस्टर्ड सप्लायर कैन यूज मैक्सिमम टू 90% of ITC towards output tax. This condition applicable only for those supplier whose monthly taxable turnover other than exercise trade। गो से दूसरी बात और भी है, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये भाई बड़े बड़े डीलर्स के लिए। बड़े बड़े कौन से? जिनके टर्नओवर एक महीने की 50 लाख से ज़्यादा है, एक महीने की, उनके लिए है। उनसे हम हर किसी छोटे छोटे दुकानदार को परेशान नहीं कर रहे। ये जो लार्ज स्केल पे डील करने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। 50 लाख तक वाले पे नहीं लगेगा, 50 लाख से ज़्यादा वाले पे लगेगा। फर्दर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रोप्राइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं कम से कम 1 लाख पिछले 2 सालों में। तो उससे अगर आप इनकम टैक्स पे करो 1 लाख का, तो हम आपको ईमानदार मान के चलेंगे, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, करते रहो। वे द 60% प्रोप्राइटर करता मैनेजिंग डायरेक्टर पार्टनर फुल टाइम डायरेक्टर है फीड मोर देन 1 लाख ऑफ इनकम टैक्स पिछले 2 सालों में लगातार 1 लाख से ज़्यादा, तो आपके ऊपर चलो हटा देते हैं, नहीं लगेगा ये। इफ सच पर्सन रिसीव्ड ए रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख, ये पर्सन कह रहे जी मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, से एक्सपोर्टर हो फिर कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, मैं तो वैसे रिफंड लिए जा रहा हूँ ITC का, आप मुझे यूज़ नहीं करने दे रहे, उसे आपको भी अलाउ कर देंगे और इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर वाले को भी अलाउ कर देंगे, प्रोवाइडेड आपने रिफंड लिया हो। कितने का? 1 लाख से ज़्यादा का। इफ सच पर्सन हैज रिसीव्ड रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन 2 कारणों से तो आपको भी छोड़ देंगे। और 4th पॉइंट में लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा। बस अब आप रीड कर लीजिएगा, ये रूल है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, समझते जाइए, याद करते जाइए। और आई थिंक इसका अगला क्वेश्चन हमारा हो गया था, क्वेश्चन 9। अब बचा एक, क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक पहले किसको डाउट? अब बचा एक 10। देखिए 10, आर प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल for payment made under GST. Yes. As per section 49 of the GST Act, every person who has paid the tax on goods or services both under the shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or services both. In fact, a supplier shall charge GST from the recipient, and if GST charge is in excess, its incidence is on the recipient. Hence, refund shall be granted to the recipient because otherwise it will be unjust enrichment. एक बार रफली रीड करो जरा। देखिए बुक्स की सेल पर कोई GST नहीं है, और भी काफ़ी आइटम है जिस पे GST नहीं है।
काफ़ी सर्विसेज भी हैं जिस पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। तो बुक हमने बेची किसी स्टूडेंट को और गलती से जीएसटी चार्ज कर लिया, गलती से, तो बताओ क्या होना चाहिए? ऑप्शन में देता हूँ। नंबर 1, चार्ज कर लिया तो कर लिया, अपनी जेब में डालो, बात खत्म, क्योंकि हमने चार्ज किया, हमारी मेहनत है। दूसरा, चार्ज कर लिया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को दे दो। तो कौन सा ठीक रहेगा? मेहनत हमारी, दे दे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ना तो तुम इसको हाथ लगाना, ना गवर्नमेंट तुम इसको हाथ लगाना, किसी बेचारे स्टूडेंट का पैसा खा रहे हो। दिस इज इमोरल, इलीगल, अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी का पैसा कोई और एंजॉय करे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा करो, उस स्टूडेंट को ढूंढो, उसका पैसा वापस करके आओ, ठीक है। मान लो मैंने चार्ज करके गवर्नमेंट को दे दिया था, तो मैं तो वापस कर नहीं सकता, मैं तो दे दिया गवर्नमेंट को। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि आप मुझे दे दो क्योंकि मैंने आपको दिया था। उनसे नहीं, इंसिडेंस इज ऑन द अल्टीमेट बायर। हर ट्रांजैक्शन का ये माना जाएगा, जिसने जीएसटी दिया है, मान लो मैंने गवर्नमेंट को दिया है, आपकी जेब से नहीं गया। जो इसका अल्टीमेट बायर है, इसका इंसिडेंस उसके ऊपर है, ये वापस उसी को मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड देगी, फिर ये पर्सन वहां जाएगा और वहां जाके इसका रिफंड लेके आएगा। तो अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट अलाउड, जिसका उसको मिलेगा। पहले आप रफली इतनी बात रीड कर लो, फिर थोड़ा और ऐड कर लेंगे। एक बार पहले इतना रीड कर लो, मेन बात तो यही है। इसमें जो चौथी लाइन में आ रहा ना, इट्स इंसिडेंस इज ऑन द रिसिपेंट, इसको अंडरलाइन कर लो। मतलब मुझे पैसा मांगने का कोई राइट नहीं, बिकॉज इट्स इंसिडेंस इज ऑन द रिसिपेंट। जो बायर है उसकी बेचारे की जेब से गया है, तो मैं मांगने वाला बीच में कौन होता हूँ? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है तो गवर्नमेंट भी कौन होती है अपने पास रखने वाली? अनजस्ट रिचमेंट है। तो इसका पूरा प्रोसीजर है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, 5-6 सेक्शन है इसके, उनमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है न्यूज़पेपर में ऐड दे, उस पर्सन को वहाँ बुलाए, उससे साइन करवा के उसको पेमेंट करें। ये पार्ट अलग से कुछ सेक्शंस में है, 56, 57, 58 वगैरह में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, उनको देंगे। तो लेट्स से गवर्नमेंट ने ऐड दी और ये बंदा पेमेंट लेने आया ही नहीं, अब बताओ कौन रखेगा पैसा? गवर्नमेंट रखेगी। अनजस्ट एनरिचमेंट, कोई पर्सन इस कंट्री में किसी के पैसे को हाथ नहीं रख सकता। अनजस्ट एनरिचमेंट, गवर्नमेंट किसी का पैसा रखेगी, वो भी अनजस्ट एनरिचमेंट है। तो उसके लिए फिर एक फंड बनाया गया, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये फंड है, ये सारा पैसा इसमें आ जाता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। यानी कंज्यूमर का पैसा है, कंज्यूमर के लिए खर्च करेंगे। और वो जो टीवी पे ऐड आती है ना, जागो ग्राहक जागो एंड अदर्स, उसका पैसा इसी से आता है, कंज्यूमर वेलफेयर में खर्च होता है। कंज्यूमर का पैसा कंज्यूमर वेलफेयर ना सप्लायर लेगा ना गवर्नमेंट लेगी। लेकिन ये पार्ट भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, अलग से अलग सेक्शंस है, उनमें लिखा हुआ है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, उसमें जाता है। तो हमारा तो छोटा सा पार्ट है, आप रीड करके देख लो, फिर कोई डाउट है तो पूछ लेना। हाँ जी, बोलो जी। डाउट? जिसकी जेब से पैसा निकला वो अल्टीमेट बायर है, उसी को मिलेगा, ना सप्लायर लेगा ना गवर्नमेंट लेगी। और अगर वो नहीं मिला तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। ठीक है, रीड करके देख लो। तो हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। विद दिस वी फिनिश्ड दिस चैप्टर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जाम के क्वेश्चन आपको करने हैं, और यहाँ तक सारा याद करना है। अब देखिए अगला चैप्टर।
पेज 114। पहले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद नया चैप्टर कंपटीशन स्कीम, ठीक है, उसके बाद ये नया चैप्टर स्टार्ट करें कंपटीशन स्कीम। हाँ जी, कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर स्टार्ट करें या एग्जाम का एक क्वेश्चन करवा दूं। पेज नंबर 367, टैक्सेशन पेपर मे 23। इसके बॉटम पे देखिए, जीनू एंटरप्राइजेज पार्टनरशिप फॉर्म ए रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी, असम, engage in supply of air conditioner and its accessories as well as air conditioner repairing services. Detail of various activities for the month of October 23 are given below. Intra-state supply of air conditioner to customer in Assam. Freight is separately charged in invoice for delivery goods at customer's doorstep. Value of goods 4 lakh, value of freight charged separately in the above invoice 1 lakh. Intra-state supply of repairing services wherein apart from charging service charges, cost of parts spare provided to customer is also charged and consideration for the same is separately mentioned. Value of service component of invoice 3 lakh, value of parts spares component 50,000. In order to enhance their sale and to clear the stock of old models of air conditioner, Geno Enterprises made combo offers to customers wherein if a customer purchases air conditioner along with a stabilizer, same is offered at a combo price of 20,000 as against original price of 30,000. Air conditioner 22,000 का, stabilizer 8,000 का. These are purchased separately. During October 23, Geno Enterprises made intra-state supply of 10 numbers of such combo product. Purchase business class air ticket for intra-state travel from Guwahati Airport, Assam to Dibrugarh Airport, Assam for its executive employees relating to business of the concern. Basic fare was 40,000. Airline charges GST 2.5 GST each of the basic fare in case the same is applicable. In respect of few of the invoices relating to financial year 22-23 involving ITC of CGST 20,000, SGST 20,000, SGST itna was not taken earlier. Geno Enterprise now want to will credit in respect of such invoices. मिल जाएगा ये, पिछले साल की इनवाइस है 22-23 की, और इस साल अक्टूबर के मंथ में इसका टैक्स रेट लेना चाह रहे हैं, अक्टूबर 23 में मिल जाएगा टैक्स क्रेडिट पिछले साल का। अक्टूबर 23 में मिल जाएगा, कितना समय लगता है मिल जाएगा, कितना समय लगता है नहीं मिलेगा, दोबारा से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सामान खरीदा और टैक्स क्रेडिट लेना मैं भूल गया, इनवॉइस पता नहीं कहाँ रख के मैं भूल गया। अब जब अक्टूबर में दिवाली पर सफाई कर रहे थे बिजनेस की, तो वो इनवॉइस हाथ लगी दिवाली पर, तो क्या मैं इसका क्रेडिट अब ले लूँ अक्टूबर 23 में? तो कितना स्टूडेंट लगता है मिल जाएगा और कितना स्टूडेंट लगता है नहीं मिलेगा? ये कब तक ले सकते हैं आप बताओ? एनुअल, मैं कह रहा हूँ कब तक ले सकते हो, कह रहे एनुअल। हाँ पूरी बात बोलो ना, पूरी बात बोलो, कौन बताएगा? जयंत बताओगे कब तक? एनुअल रिटर्न की डेट तक। और बताओ? हाँ अनुष्का बताएगी, चुप जाओ, बोलो। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर तो जीएसटी में होता ही नहीं है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होते। अगले साल की 30 नवंबर और द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है? तो इसका मतलब इसमें मिल जाएगा। अक्टूबर का महीना है, नवंबर तो निकला नहीं, करेक्ट। आगे चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल फिगर मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल वेरियस सप्लाईज गिवन बिलो। एयर कंडीशनर पे और पार्ट्स पे रेट लगेगा 6+6, सर्विस में 9+9।
स्टेबलाइजर पे 9+9, फ्रेट पे 6+3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल, मतलब मैक्सिमम एडजस्टमेंट करके कैश कम से कम देंगे हम। अब आप बताओ, अगर मैं इसका आंसर छुपा दूं तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे रजिस्टर में? करो फिर, आंसर अपने आप छुपा लो और इसका सॉल्यूशन पूरा पूरा सॉल्व करो। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और ये कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, अपने आप सॉल्व करेंगे सब। सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, अपने आप सॉल्व करेंगे सब। जो सॉल्यूशन देखेगा उसे काला कौवा काटेगा। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखेगा। देखो, अपनी अपनी ईमानदारी से सॉल्यूशन मत देखना, नुकसान उसमें आपका ही है। अपने आप को दुनिया में कोई धोखा नहीं देता। बाकी मैं भी घूमूंगा और मुझे कोई नज़र आ गया ना सॉल्यूशन देखते हुए, तो देख लेना उसका सॉल्यूशन मैं फिर क्या करता हूँ। अपने रजिस्टर को बुक के ऊपर ऐसे रखना कि सॉल्यूशन दब जाए। बस रजिस्टर को इस तरह से रखना कि सॉल्यूशन दब जाए। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हो। सॉल्यूशन मत देखना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिस्कस करना, क्वेश्चन डिस्कस करना, कुछ और नहीं डिस्कस करना। हाँ जी, बताइए कौन सॉल्व करेगा? जो सॉल्व करना चाहे आ सकते हो। होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लीजिए, तन्वी ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, वेरी गुड। लीजिए, तुम्हारी परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने और अभी यहाँ सॉल्व भी कर देगी फटाफट। परफॉर्मेंस तन्वी का बहुत बढ़िया है।
हाँ जी, यहाँ तक करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट, यहाँ तक किसको डाउट, यहाँ तक करेक्ट। सारे बच्चों ने काफ़ी कोशिश की सॉल्व करने की, वेरी गुड, और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक या दो बच्चे ही हैं बस। मैं तेरा नाम लिया ही नहीं, तो देखूंगा तो बच्चों को ही देखूंगा, और किसको देखूंगा मैं? जरा मैं ऐसे बोलूँगा एक दो बच्चे ही हैं, इधर थोड़ा करूँगा, मैं तो इधर ही बोलूँगा, उधर थोड़ा बोलूँगा दीवार की तरफ। देखो, अगर बिल अलग अलग है भाई, फ्रेट का अलग है और एसी का या पार्ट्स का अलग, तो अलग अलग लगाना। और जब वो मिला दे, जैसे एसी के साथ स्टेबलाइजर को मिलाया है, तो कोई से कहेगा नेचुरल सप्लाई है, कोई कहेगा मिक्स सप्लाई है। तो मैंने कहा था थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप नोट दे देना। तो एसी के साथ स्टेबलाइजर होना कोई ज़रूरी तो नहीं है, तो मिक्स सप्लाई बेटर रहेगा। आपको कंपोजिट भी करना तो कर लो, कंपोजिट करोगे तो मेन सप्लाई एसी का रेट लगाना, मिक्स करोगे तो जिसका हाईएस्ट है वो लगाना। सॉल्यूशन के अंदर सेज फूड ने जो हाईएस्ट है मिक्स सप्लाई मान के लगाया हुआ है, और जो अलग अलग है उनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक ही बिल है, एक ही बिल के अंदर अलग अलग आइटम्स के अलग अलग रेट है, तब भी उन पे अलग अलग टैक्स लगेगा, चाहे एक ही बिल हो। आप बिल के अंदर अगर पेमेंट अलग अलग दिखाओगे तो अलग अलग लगेगा, आप मिला के दिखाओगे तो अलग अलग कैसे लगेगा? मैं कह रहा हूँ जी एसी इतने का, स्टेबलाइज इतना का, अलग अलग लगेगा। मैं कह रहा हूँ जी मिक्स करके भी लगेगा 20,000 में, कैसे लगेगा? अगर इनवाइस अलग अलग दिखाएगी तो अलग अलग लगेगा, इनवाइस अलग अलग दिखाएगी नहीं, फिर मिक्स लगेगा। या तो कंपोजिट सप्लाई होगी या मिक्स सप्लाई होगी। तो इसमें बताना जयंत पूछने वाली कौन सी बात थी? कॉन्फिडेंस क्रिएट करो अपने अंदर। हाँ जी, हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है पूरा क्वेश्चन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ जी अनुष्का, नोट दे रखा है तुम्हारे लिए, रखा होगा 500 का नोट, ले लो। कहाँ पे है? क्या 369 पे? हाँ जी, क्या नोट है? नोट एग्जाम्ड सिंस air travel embarking from Assam is not being undertaken in the economy class. Further, ITC available in service is used in the course. इसका मीनिंग, इसके मीनिंग के लिए एग्जाम्पशन के चैप्टर से मुझे कुछ करवाना पड़ेगा, करवा दूँ? अभी तो टाइम है, 5 मिनट का है, अभी करवाता हूँ। एक एग्जाम्पशन करवानी पड़ेगी, करवा देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पशन है, करवा देता हूँ मैं। पेज नंबर 318, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 का एच पार्ट, वो जो नोट दिया हुआ ना वो इसका है। पेज 318, पॉइंट नंबर 7 का एच पार्ट देखो, रीड करते हैं। एयर मतलब बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, आगे बोलो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये पॉइंट है। देखो ये पॉइंट क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न, ये वाली जो लिखी हुई है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आप बताइए कितने स्टूडेंट हैं आप में से जो इन स्टेट्स में कभी गए हैं? ये जो स्टेट्स यहाँ लिखी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ कितने स्टूडेंट हैं आप में से जो कभी इन स्टेट्स में गए हैं? रेज हैंड। नहीं है ना, खाली आप गए हो, 2 स्टूडेंट गए हैं बस। और मैं पूछूं हरियाणा में कितने स्टूडेंट गए हैं? सारी क्लास। तो मैं कह सकता हूं कि इन जनरल इंडिया के लोग इधर नहीं जाते हैं, इन जनरल नहीं जाते हैं। ये लोग वहाँ रहने वाले ये कहते हैं जी हमें इंडिया के लोग अपना पार्ट समझते ही नहीं है, कभी हमारे घर भी आओ, कभी हमें भी बुलाओ, कुछ आना जाना करो, तो उससे जो भी इनसे आना जाना करेगा बाय एयर, चलो आपका जीएसटी माफ है,
पहले ये था, अब चेंज आ गया, अगर बाय इकोनॉमी क्लास जाओगे तो एग्जेम्प्ट है और बाय बिजनेस क्लास जाओगे टैक्सेबल है। तो हमारे क्वेश्चन में इन स्टेट्स की ट्रैवलिंग थी, वो बिजनेस क्लास थी, इसलिए टैक्स कर दिया उसको और आईटीसी मिल जाएगा। पहले बिजनेस क्लास में एग्जेम्प्ट था, अब लोगों ने काफ़ी आना जाना कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर खुद गए लक्षद्वीप, क्यों? क्योंकि हम सब जाते हैं मालदीव, उसे पूरा इंडिया वहाँ जाता है मालदीव। अपने घर में जन्नत है, छोड़ के आप कहीं और जा रहे हो, तो उन्होंने वहाँ जाके उनको दिखाया है। तो करंट गवर्नमेंट बहुत इन डेवलपमेंट करवा रही है इन एरियाज़ का, और यहाँ के लोगों को कह रहे हैं तुम वहाँ जाओ, जब तुम जाओगे तो भी टैक्स नहीं लगेगा, जब वहाँ से आओगे, टर्मिनेटिंग इन और एम्बार्किंग दोनों में लिखा हुआ है कि आप किसी तरह नहीं लगेगा। पहले था कोई सी भी क्लास हो, अब क्या कर दिया? इकोनॉमी क्लास। जरा रीड करके देख लो, इकोनॉमी क्लास बाय एयर इन स्टेट्स में जाएंगे, कोई जीएसटी नहीं है। हाँ, दोनों लिखे हुए हैं ना, पढ़ो तो सही, दोनों वर्ड लिखे हुए हैं भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम, ये बताओ पहले। देखो, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन, कितना क्लियर है। देखो, वहाँ से जाना और वहाँ पर आना, मतलब आना जाना लगा रहना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा ही है। कुछ दिन बिताओ गुजरात में नहीं, कुछ दिन बिताओ यहाँ पे इन स्टेट्स में, ये नोट था वहाँ। अनुष्का क्लियर हो गया ना? वहाँ लिखा था कि भाई इकोनॉमी क्लास में जाओगे तो एग्जाम्प्ट है, वरना नहीं। और बोलो उस क्वेश्चन में, पहले डाउट बोलो, एग्जाम्पल। हाँ जी, कहाँ पे? 318। अच्छा, 318, एक मिनट में दोबारा देख लूँ। पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहे हो? बोल्ड में 15/17, वो मैंने अभी एक्सप्लेन कहा किया है। तो जो चीज़ मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट बताया ना, पूरा पार्ट तो मैंने छोड़ दिया, वो तो जब सिस्टमेटिकली पूरा पार्ट करेंगे तब आएगा। आप उससे पहले जी भी तो पूछ सकते हो, एफ भी पूछ सकते हो, ई भी पूछ सकते हो, डी भी पूछ सकते हो। कहाँ बताया मैंने? मतलब जो नोट आया था ना, मैंने खाली नोट बताया है, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो अब बता देता हूँ। नहीं, अब पूछा है तो मैं बताऊँगा। मैंने ये बात इसलिए कही कि कहीं कोई स्टूडेंट कोई और पार्ट ना पूछ ले। नहीं, इसमें कुछ खास है ही नहीं ना, है क्या इसमें? देखो, एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये सर्विस एग्जम्प्ट है, ये सर्विस एग्जम्प्ट है, ये सर्विस एग्जम्प्ट है, ये सर्विस एग्जम्प्ट है। तो उसके सीरियल नंबर 15 और सीरियल नंबर 17 में इसके बारे में लिखा गया है। इसको बोलते हैं एंट्री नंबर या कह लो सीरियल नंबर। तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, देखो हमारा सीरियल नंबर कितना आ रहा है? 7। ये 7 सीरियल नंबर हमारा है, नोटिफिकेशन का नहीं है। नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर कितना है? 15 और 17 दो थे, हमने मर्ज करके लिख दिया। 2 बार लिखा था, आधा अलग आधा अलग, तो हमने कहा एक ही बार में स्टूडेंट को सारी बात समझा देंगे, सारा ट्रैवलिंग से कनेक्टेड है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। तो अब कोई ये मत कहना कि सर पार्ट ए तो आपने बताया नहीं, वो मैं बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे पूरा। मैं तो जो क्वेश्चन का पार्ट बीच का था ना, वो काम चलाया भाई, क्वेश्चन की बात पूरी समझ में आ जाए। ये सीरियल नंबर है, एंट्री नंबर, सीरियल नंबर, ये आपको याद नहीं करने, ये तो बेसिकली जस्ट रेफरेंस के लिए है। मान लो रियल लाइफ में कोई क्लाइंट आ जाए, फिर पूरी बात देखनी होती है, तो पूरी बात एंट्री से पढ़ के देखेंगे, तो पूरी बात यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, वहाँ रियल लाइफ के हिसाब से लिखा जाता है। एक एक वर्ड होगा रियल लाइफ के हिसाब से। कोई केस मान लो किसी के घर में किसी ने ट्रैवल किया, देखना चाहे वहाँ से देख लो। और अब नोटिफिकेशन का नंबर भी बता दूँ, जिस नोटिफिकेशन नंबर में लिखा हुआ है, देखो जो भी बोले है ना यस सर, ये वो बच्चे हैं जो कुछ नहीं करते, बस यस सर, कोई बात हो यस सर पढ़ते पेज नंबर 307 पे देखो, मैंने बताया था आपको सेक्शन 11, क्या बताया था सेक्शन 11 में? गवर्नमेंट के पास पावर है जिस मर्जी सर्विस या गुड्स को एग्जम्प्ट कर दे। वो पावर को गवर्नमेंट ने यूज किया और यूज करके नोटिफिकेशन ये वाला इशू किया 12/17, 28 से 17। इसके अंदर सीरियल नंबर 1 2 3 करके लिखा हुआ है। और फिर IGST का इशू किया वन स्टेट टू द अदर, इसका 9/17 है। CTR मतलब सेंट्रल टैक्स रेट, ITR मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, वो सेंट्रल टैक्स का इंटीग्रेटेड का है। ये मेन नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई भी सर्विस देखनी हो जो एग्जम्प्ट है, तो ये वाला नोटिफिकेशन उठा लेना, इसमें मिल जाएगी आपको 12/17।
करीब करीब 60-70 टाइप की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। किसी भी सर्विस में आपको डाउट हो, ये नोटिफिकेशन डाल लेना। फिर वो सारी सर्विस रिपीट कर रखी है, वन स्टेट टू द अदर हो तब भी एग्जाम्प्ट है, तो नोटिफिकेशन नंबर इसमें आ जाएगी। और अगर विद इन स्टेट हो तो उसमें सर्विसेज वही हैं, उसमें भी लिखी है, इसमें भी लिखी है। एक नोटिफिकेशन पढ़ लो, दूसरे की जरूरत नहीं। अब देखो, जब सबसे पहला सीरियल नंबर है उसका ई नंबर 74 है, हमारा वो सीरियल नंबर 1 है, नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 74 है। अब बोलिए डाउट। हाँ जी, कौन सा पेज नंबर? 369। तो पहले पेज नंबर तो बता, वो तो निकालूं मैं 307 पर ढूंढ रहा हूं, तो क्या कह रहा है? हाँ निकालो जी, 369। इधर आओ श्रीक सानी जी, इधर आओ, यहाँ आओ, आ जाओ। अब बताओ क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे ये 61 नहीं होना चाहिए 61? क्योंकि बिजनेस क्लास है ना। ये कह रहे हैं जो टैक्स निकाला हुआ है ना 369 पेज पे, जहाँ 60,000 है, वहाँ कह रहे हैं 61 होना चाहिए। 61 होना चाहिए। क्यों? वो 1000 तो इनपुट है, ये गलती से उसे आउटपुट में ले रहे हैं। तुम भी कभी घूम के आओ उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इनपुट है ना। ठीक है, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन स्कीम। या फिर आप डाउट पूछ सकते हो आप, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में आप डाउट पूछना चाहो पूछ लो, जिसको भी जो डाउट है आ जाओ यहाँ। अब आप डाउट पूछ सकते हो लास्ट में। चलो, आप अगली क्लास में आप सबको सारा पार्ट याद करके आना है। क्लास के अंदर भी कल टेस्ट होगा 15 मिनट का जीएसटी का। कल मतलब अगली क्लास में, संडे को तो है ही। मैं सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट लूँगा, एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप लिख देना, और वो पेपर लेने के बाद मैं खुद रीड करूंगा यहाँ जिसने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं खुद रीड करूंगा।